Hello everyone. In today's video we are going to discuss about the origin of stars. So before watching our video, please subscribe our channel and like this video. Thank you. आज हम चर्चा करते हैं तारे का जन्म और मृत्यु के संबंध में। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि तारा क्या होता है। तारा ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड होता है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह होंगे, असंख्य उपग्रह होंगे और बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांडीय पिंड होंगे जो पिंड अपने पाथ पर परिक्रमा कर रहे होंगे। सूर्य हमारा तारा है। हमारी आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। किसी भी तारे के लिए भाई तारे का अपना खुद का प्रकाश होता है। किसी भी तारे के लिए फ्यूल क्या होता है और उसका बेस्ट मटेरियल क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। देखो, तारे में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर हीलियम जैसा एक भारी तत्व बनाते हैं और इस नाभिकीय संलयन में प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन को भी पढ़ा होगा, विज्ञान में नाभिकीय संलयन को भी पढ़ा होगा। विज्ञान के संदर्भ में अगर अपन देखते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक मेजर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े तापमान की ज़रूरत पड़ती है, तब नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के लिए भी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सूरज में जो नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे नाभिक मिलकर जो है ना हीलियम जैसे भारी तत्व का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य जैसे हमारे पास बहुत सारे तारे हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसमें हाइड्रोजन के कण मिलकर हीलियम बना रहे हैं। ये भारी तत्व है। अगर इस सूर्य को देखते हैं तो इसके केंद्र में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उपलब्ध है और ये परिवर्तित हो रहा है हीलियम में। हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर भी चल रही होगी, यहाँ पर भी चल रही होगी, यहाँ पर भी चल रही होगी। यानी हाइड्रोजन के जो संलयन की प्रक्रिया वो सभी जगह चल रही होगी और हीलियम जैसे तत्व जो है ना यहाँ पर भी आ रहे होंगे। केंद्र में हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया अधिक तेज होगी। इसलिए अधिक तेज होगी क्योंकि केंद्र में तापमान अधिक है। केंद्र में तापमान अधिक है तो वहाँ पे प्रक्रिया अत्यधिक तेज होगी। तो एक कल्पना कीजिए, वर्तमान में लगभग 70% हाइड्रोजन है और लगभग 30% हीलियम प्लस अन्य एलिमेंट्स हैं। इसको इस प्रकार से लेते हैं, कहीं पे ये आंकड़ा 71% और 28% प्लस 1% दिया है कि 1% अदर तत्व हैं। इस प्रकार का भी आंकड़ा दिया गया है। अपन को इस प्रक्रिया को समझना है। जहाँ पर
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तेज होगी वहाँ पे जल्दी चेंजमेंट होंगे, वहाँ पे ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगी केंद्र से। जब ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगी तो वो रिलीज़ होगी और वही ऊष्मा, वही प्रकाश, वही ऊर्जा हमको प्राप्त होती है सूर्य से। तो सबसे पहले हाइड्रोजन यानी ईंधन जो फ्यूल है उसका सबसे पहले फ्यूल कहाँ खत्म होगा? सबसे पहले जो फ्यूल खत्म होगा वो केंद्र में खत्म होगा। अब केंद्र में फ्यूल खत्म होगा अगर, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे भारी तत्व, हीलियम जैसे भारी तत्व बेस्ट मटेरियल के रूप में रहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन संलयन की यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ चलती रहेगी। तो क्या होगा, ये तारा जो है ये सिकुड़ने लगेगा, ये तारा, ये बिंदु केंद्र की ओर आने लगेंगी, ये केंद्र की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ये तारा जो है ना सिकुड़ने लगेगा और इसके सिकुड़ते सिकुड़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि ये तारा आपको लाल सा दिखाई देने लगता है। अभी तक तो मैं केवल आपको प्रक्रिया बताना चाहता था कि ये सन का किस प्रकार से इसके अंदर नाभिकीय संलयन हो रहा है। अगर इतनी चीज़ों को आप समझते हैं तो एक बात तो क्लियर होगी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में हाइड्रोजन जो है ना वो लगभग 71% है, हीलियम लगभग 28% है, 1% अदर एलिमेंट्स हैं। हीलियम भारी तत्व है, हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी कण बनाते हैं हीलियम जैसा। अब इसको आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। देखो, जब कोई तारा इनिशिएंट अवस्था में, बचपन की अवस्था में होता है, तो उस बचपन की अवस्था में उस तारे का जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती चली जाती है। और जैसे जैसे वो तीव्र होती चली जाती है तो वो तारा प्रकाशित होता चला जाता है और धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। मैं ऐसे तारे की बात कर रहा हूँ जिसकी आयु 7 अरब साल है, जिसकी आयु 12 अरब साल है, 15 अरब साल है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो यंग हुड में पहुँच जाएगा तो उसका प्रकाश बहुत तेज होगा। जैसे तब ना बचपन में आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो एकदम बिंदास होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तमाम नकल करते रहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो देखो उसके चेहरे पे चमक आने लगती है। और जब वो टीनेजर होता है तो उसके चेहरे पे और चमक आती है। और जब वो जवानी में आता है, जवान होता है, तो वो छुट्टा सांड हो जाता है, फिर लगने लगता है कि हाँ भाई है कोई। और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था आती है तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है ना लगने लगता है कि हाँ बुढ़ापे की ओर जा रहा है, फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है। ऐसे ही तारे को समझ लो, जब तारा जो है ना नाभिकीय संलयन शुरू करेगा और जब उसमें जो छोटे छोटे नाभिक मिलेंगे और हैवी भारी नाभिक भारी कण का निर्माण करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका प्रकाश प्रकाशित होता चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बहुत तेज प्रकाशित करने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होने लगेगा। इसका मतलब है कि अब हाइड्रोजन यानी फ्यूल की संख्या कम हो गई या फ्यूल की मात्रा कम बची है, धीरे धीरे वो जो लाल होता चला जाएगा और लाल होते होते और आगे वो सूर्य चला जाएगा बुढ़ापे की ओर। ये आप इस तरीके से समझें, बहुत आसान है। अब बात ये आती है कि जो तारक का जो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, मैं आपको बताऊंगा वाइट ड्वार्फ क्या होता है, रेड ड्वार्फ क्या होता है, या तारे की मौत कैसे होती है, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो इस चीज़ को अपन को एक व्यवहारिक रूप में समझना था। देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र से नाभिकीय संलयन शुरू होता है। अब नाभिकीय संलयन तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोजन और हीलियम के कण जो है ना, उसके हाइड्रोजन के कण जो हीलियम में बदलने लगते हैं उस प्रक्रिया को अपन देख चुके हैं। अब है कि जब तारा संकुचित होने लगता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं, रेड ज्वाइंट बोलते हैं, रक्त दानव। इसके बाद जो है ना, जब रक्त दानव और धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद परत चढ़ जाती है, उसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं।
वाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसके बाद तो क्या होता है कि तारे में मूवमेंट है भाई, सूर्य अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है सूर्य, और अपने आकाशगंगा का चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है। आप समझिए ये जो आपका सूरज है, ये आपका जो सन है, ये सन आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है, और ये आपका जो सन है ये आपके एक्सिस पे भी घूम रहा है, एक्सिस पे भी घूम रहा है। जैसे जैसे तारा ठंडा होता है, तारा जब ठंडा होने लगता है तो वो अपने एक्सिस पे तेजी से घूमने लगता है, यानी एक्सिस पे घूमने की उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे तारा ठंडा होता है तो उसके जो आकाशगंगा के चारों ओर वो परिक्रमा कर रहा है उसकी भी गति बढ़ जाती है। अब जब दोनों गतियां बढ़ जाती हैं तो उस पर जो वाइट जो एक आवरण आया था, जिसे वाइट ड्वार्फ कहा गया है, श्वेत वामन कहा गया है, वो जो वाइट आवरण आया था वो वाइट आवरण उससे हट जाता है तो उसके अंदर का हिस्सा जो है ना वो काला दिखने लगता है, जिसे ब्लैक वामन कहा गया है, काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं। देखो, एक लकड़ी, मोटी सी लकड़ी को चूल्हे में जलाइए। जब अपन मोटी सी लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं, जब लकड़ी में आग लगती है तो अपन देखते हैं लकड़ी में आग लगती है तो उसकी जो आग लगती है और उसका जो प्रकाश है लकड़ी का, उस प्रकाश को देखने की कोशिश कीजिए तो वो प्रकाश क्या है कि धुआं ज़्यादा देता है और जलने की प्रकृति कम रखता है। और जैसे जैसे वो लकड़ी जलती जाती है, जब लकड़ी जब पूरे जोश में जलती जाती तो उसकी ज्वाला को आप देखिए, उसकी ज्वाला एकदम वाइट सी दिखती है, और उसी में अगर हमने पाइप से फूंक मार दी तो ज्वाला और वाइट हो जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो लकड़ी जल जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो लकड़ी का जो अंगारा होता है वो लाल हो जाता है। जब वो लाल अंगारा भी धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके ऊपर वाइट कलर की राख सी आ जाती है, और जो वाइट कलर की राख आ जाती है उसके ऊपर, उस राख को अगर हम हटा के देखते हैं तो अंदर काला कोयला निकलता है। काला कोयला निकलता है, उसके कोयले के अंदर भी अभी आग हो सकती है, वो कोयला गर्म हो सकता है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, एक काला कोयला बन जाता है। यही प्रकार है तारे का जन्म और मृत्यु का, बिल्कुल सेम प्रकार से आता है। अब इसको अपन ने क्या है, एक लकड़ी के जलाने से एक पूरे तारे के जन्म और मृत्यु को समझा है। यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि देखो, जब किसी चीज का या सूर्य का या लकड़ी का या किसी का जब प्रकाश तेज होता है, तो प्रकाश जब बहुत तेज होता है तो उसमें वाइटपन आता जाता है, सफ़ेद प्रकाश होता चला जाता है, और जब प्रकाश कम होता है यानी टेम्परेचर कम होता है तो पीलापन रहता है, और टेम्परेचर कम रहता है तो पीलापन डार्क होता चला जाता है और लालपन रहता है। आपने देखा होगा जो वेल्डिंग मशीन होती है गैस वेल्डिंग से, उसमें आपने देखा होगा जैसे ही वो इसकी स्पीड बढ़ाता है, हाई टेम्पर करता है, तो जैसे स्पीड बढ़ाता जाता है तो वो क्या होता है, पहले सब स्टार्टिंग होती है तो उसमें पीला सा प्रकाश थे, उसकी पीली लौ दिखती है। जब वो उसको गैस को और खोलता है तो वो पीली लौ सफ़ेद होने लगती है। जब वो गैस को और खोल देता है तो देखो सफ़ेद लौ नीली बन जाती है। दैट इज द हाई टेम्परेचर ऑफ दैट कंडीशंस। उस समय देखो वो बहुत उच्च ताप पे होती है। आप देखो ना, सफ़ेद लौ नीली बन जाती है, तब आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ताप है। और देखो सेकंडों में वो लोहे को पिघला देती है। कितना टेम्परेचर रहा होगा उसका, सेकंडों में पिघला देती है। ऐसी तारे को समझते हैं। तारा जब बिल्कुल वर्चस्व में होता है तो वाइट प्रकाश हो जाता है। कभी कभी वाइट प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर कोई भारी भरकम तारा है तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नीला सा दिखाई देने लगता है, हल्का। ये तारे की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो तारा जो मृत्यु की ओर जाता है, यानी जिस तारे से उसका ईंधन खत्म होने लगता है और केवल भारी तत्व बचते हैं, तो उसकी दो कंडीशंस बनती हैं। यदि तारे का द्रव्यमान 1.5 ms, यानी 1.5 ms का मतलब है 1.4 ms, मास ऑफ सन, इसका मतलब होता है मास ऑफ सन, यानी सूर्य अपने सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना। अगर कोई 1.5 ms से कम है तो तारा किस ओर जाएगा, मृत्यु पर। और अगर कोई
का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक है तो तारा मृत्यु की ओर किस ओर जाएगा। इसके दो रास्ते हैं। ये जो 1.4 ms जो ये निर्धारण किया गया है, ये भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम पे ये चंद्रशेखर सीमा नाम रख दिया गया। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उन्हीं ने ये सिद्धांत दिया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह नाभिकीय ऊर्जा खोकर वाइट वामन में बदल जाता है। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि 1.4 ms से अगर किसी तारे का द्रव्यमान कम होता है तो वो वाइट वामन में बदल जाता है, मतलब उसके ऊपर श्वेत आवरण आ जाता है। जब श्वेत आवरण हटता है तो फिर वो काला तारा दिखाई देने लगता है, यानी ब्लैक वामन में बदल जाता है, काला तारा, जो अब तक मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है ना 1.4 ms से अधिक है, तब क्या होगा? अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक है तब उसमें जो बेस्ट मटेरियल है हीलियम, वो तेजी से सिकुड़ता है और तेजी से सिकुड़ता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर जब वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर उसके पास न्यूट्रॉन अकेले शेष रह जाते हैं। न्यूट्रॉन जब अकेले शेष रह जाते हैं तो ये से अपन न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। ये पल्सर तारा बहुत ही तेज गति से अपने एक्सिस पे घूमता है। आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट्स के अगर केंद्र में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे अगर घूम रहा है, आप मेरी बात को समझ रहे, कोई इलेक्ट्रॉन किसी तत्व की कक्षा में अगर घूम रहा है, यदि उस इलेक्ट्रॉन से हम चार्ज वापस ले लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जब उससे हम चार्ज ले लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन केंद्र के और अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है और वहां पे घूमने लगता है। आप मेरी बात को समझिए। मान लो एक कोई एलिमेंट्स है, इसकी ये कक्षा है, ये एलिमेंट्स है, इसकी ये कक्षा है, इसकी ये कक्षा है, इसकी ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो पाथ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इसका हम चार्ज ले लें, इसकी एनर्जी वापस ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज कम है, इसमें आ जाएगा और ये इसमें घूमने लगेगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज दे दें, इसको एनर्जी और दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इसमें आ जाएगा। इसको एनर्जी और दे दें तो ये ऑर्बिट को छोड़ के इसमें आ जाएगा। इसको यदि हम इतनी एनर्जी दे दें कि इस केंद्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होके जो है ना बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही तारे के साथ होता है। किसी तारे का मास अगर 1.4 ms यानी मास ऑफ सन से अधिक होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को सूर्य के छोड़कर या तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और शेष रह जाता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में धीरे धीरे बहुत तेजी से ये सिकुड़ता चला जाता है और वो क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। अब तक अपन ने ये जाना है। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है और इसका परिमाण और इसका द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। जब इसका परिमाण और द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है, केंद्र की ओर खींचने लगता है। इसमें इतनी ताकत आ जाती है यहां तक कि ये प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है, उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं।
ब्लैक होल कहते हैं। इसके बाद ये सिकुड़ता ही चला जाता है, फिर इसका अंत में एक विस्फोट होता है और ये तारा मर जाता है। मैंने आपको तारे की जो मृत्यु बताई है, मैंने तारे की मृत्यु दो प्रकार से बताई। 1.4 ms से एक रास्ता गया है रेड जेंट, इसके बाद वाइट ड्राफ, इसके बाद ब्लैक ड्राफ। एक रास्ता ये जाता है जिसका 1.4 ms से तारे का द्रव्यमान कम है। दूसरा रास्ता जो ये है जिसका 1.4 ms से प्लस है, वो दूसरा रास्ता जाता है और ये क्या बनता है, ये आपका पल्सर तारा बनता है। इसमें कोई दिक्कत हो? मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया है। हो सकता है ये बोर्ड आपको ऐसी लगे पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बोर्ड सुंदर लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि मैंने क्या समझाया है। तो ये था आपका तारे का जन्म और तारे की मृत्यु। आगे चल के जो है ना हम फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। Thanks for watching our video. If you have any doubts regarding to this topic, you can mention them in comment box. Thank you.